नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किए थे वाक्य, और वाक्य के भेद, वाक्य के घटक, इनके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो वाक्य के घटकों के बारे में हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अंतिम में कि वाक्य के दो घटक या दो प्रमुख अंग होते हैं। तो दोनों के नाम बताए थे मैंने आप लोग को, उद्देश्य एवं विधेय। उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है, विधेय यानी कि जो बात की जाती है। और उद्देश्य के अंतर्गत ही मैंने आप लोगों को एक और शब्द भी बताया था जिसका नाम है उद्देश्य विस्तार, यानी कि उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द को उद्देश्य विस्तार कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने वाक्य के बारे में अपने पिछले सेशन में डिस्कस की थी। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे विधेय के बारे में और वाक्य के भेदों के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आप सभी रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था, सबसे पहले हमने वाक्य के बारे में जाना था, वाक्य को परिभाषित किया था कि शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है। तो अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट कर, जिससे शब्द जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। अर्थ प्रकट हो हमने यहाँ पर लिखना है, जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं या वाक्य कहलाता है। तो इस तरह हमने वाक्य की परिभाषा यहाँ पर जानी थी और उसके बाद वाक्य के घटकों के बारे में हमने पढ़ा था, उद्देश्य और विधेय। और उसके बाद हमने उद्देश्य को भी डिस्क्राइब किया था कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए, व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कि उसे उद्देश्य कहा जाता है। और एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम्पल हमने इसके लिए थे उद्देश्य के। तो हमने उसके बाद उद्देश्य विस्तार के बारे में भी जाना था। उद्देश्य विस्तार, जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता बताए, जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं, उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया, चंचल बालक दौड़ता है, और इसमें मैंने आप लोग को बताया कि चंचल बालक दौड़ता है, ये आपका एक वाक्य है, सिंपल वाक्य है जिसमें बालक आपका उद्देश्य है और दौड़ता है शब्द आपका विधेय है। लेकिन बालक की विशेषता बताई जा रही है, उद्देश्य की विशेषता बताई जा रही है, तो चंचल शब्द जो है वो आपका उद्देश्य विस्तार कहलाएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे विधेय। विधेय यानी कि जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि जिसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, विधेय कहलाता है। तो इसी प्रकार हम इसको एक बार पहले परिभाषा इसकी लिखेंगे, आगे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। वाक्य में उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप यहीं से समझ लेंगे। कैसे? राम बाजार जाता है,
तो मैं फिर से सेम एग्जाम्पल आपको दूंगी। राम बाजार जाता है। तो यहां पर राम शब्द आपका उद्देश्य है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि जिसके बारे में बात की जाती है। तो बाकी का शब्द यानी कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो बाजार जाता है शब्द आपका विधेय है। क्या है? बाजार जाता है शब्द जो है आपका विधेय है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा उद्देश्य और विधेय का अंतर, कि जहां पर उद्देश्य जिसके बारे में बोला जाए और विधेय यानी कि जो कुछ भी बोला जाए या जो कुछ भी कहा जाए। बिल्कुल सेम इसी की तरह हमारा यहाँ पर आता है विधेय विस्तार। देखिए, विधेय हमने जाना, अब हम इसका जो एक सब टॉपिक है उसको जानेंगे, विधेय विस्तार। तो क्या होता है विधेय विस्तार? देखिए, हमने यहाँ पर क्या उद्देश्य विस्तार में क्या जाना था कि जो उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं उसे उद्देश्य विस्तार कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय विस्तार कहा जाएगा। जैसे पहले लिख लेते हैं, विधेय की विशेषता बताने वाले, विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों या शब्द समूह। शब्दों या शब्द समूह को विधेय विस्तार कहा जाता है। विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों या शब्द समूहों को विधेय विस्तार कहा जाता है। ठीक है, तो विधेय विस्तार का एग्जाम्पल कैसे हम जानेंगे? हमने उद्देश्य विस्तार में हमने जाना कि चंचल बालक दौड़ता है। ये हमारा एग्जाम्पल था, चंचल बालक दौड़ता है। तो अभी हम विधेय का विस्तार कर रहे हैं, यानी कि विधेय की विशेषता बता रहे हैं। तो विधेय में हम कैसे लिखेंगे? वह धीरे धीरे जाता है। अगर हम लिखें वह जाता है, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहां पर हम विधेय की विशेषता बता रहे हैं। वह जाता है, तो जाता है शब्द आपका जो है विधेय है, लेकिन यहां पर बोला गया है वह धीरे धीरे जाता है। तो धीरे धीरे शब्द जो है आपका, ये आपका विधेय विस्तार है। ये क्या है आपका? विधेय विस्तार है। बिल्कुल ऐसे ही वह थोड़ा थोड़ा खाता है, वह धीरे धीरे लिखता है, वह दौड़ दौड़ कर जाता है। तो इस तरह से हम और भी जो शब्द लिखेंगे, यानी कि जो भी हम विधेय के बारे में कहेंगे, विधेय की विशेषता जो भी हम बताएंगे, उसे विधेय विस्तार कहा जाएगा। तो इस तरह से हमने वाक्यों के घटक के बारे में जाना कि वाक्यों के कितने घटक हैं। तो वाक्य के 2 घटक हैं, उद्देश्य एवं विधेय। तो उद्देश्य को भी हम समझ चुके हैं, विधेय को भी हम जान चुके हैं। अब हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग आता है वाक्य से संबंधित, जिसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वाक्यों के भेद। वाक्यों के
भेद, वाक्यों के भेद। तो यहाँ पर सामान्यतः दो आधार पर वाक्यों के भेद किए गए हैं। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है, दो आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं या किए गए हैं। कौन कौन से दो हैं आधार? सबसे पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा है आपका रचना के आधार पर। के आधार पर पहला है आपका अर्थ के आधार पर और दूसरा है आपका रचना के आधार पर। तो यहाँ पर दो आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं। तो इन दोनों के आधार पर हम वाक्यों के भेदों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से भेद होते हैं इन अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्यों के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वाक्यों से संबंधित जो आपकी हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक आता है आपके एग्जाम में, वो 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको 2-3 ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें आपको बदलना होता है निषेधात्मक वाक्य में या इच्छावाचक वाक्य में या संकेतवाचक वाक्य में या सरल वाक्य में या मिश्र वाक्य में या फिर जो यहाँ पर बदलने के लिए शब्द दिया जा सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अर्थ के आधार I can पर learn to वाक्यों understand you के much जो better भेद if I हैं can get some. उनको जानेंगे, क्योंकि दो आधार पर यहाँ पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों को जानेंगे। तो पहला टॉपिक होगा हमारा अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद टोटल आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से 8 भेद होते हैं, पहले हम इन्हें लिख लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीजों को समझेंगे अलग अलग करके। सबसे पहला है आपका विधान वाचक। अगला है निषेध वाचक। नंबर 3 है संदेह वाचक। नंबर 4 है इच्छा वाचक। नंबर 5 है आपका प्रश्नवाचक। नंबर 6 है संकेत वाचक। और अगला है आज्ञा वाचक। अंतिम है विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक।
तो ये आपके 8 भेद अर्थ के आधार पर वाक्यों के बताए गए हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक एवं विस्मयादि बोधक। ये 8 तरह के वाक्यों के भेद आपके बताए गए हैं। तो एक एक करके हम सारे भेदों को पढ़ेंगे और सबके हम एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहला भेद है हमारा विधानवाचक। सबसे पहला भेद विधानवाचक। क्या होते हैं विधानवाचक? क्या होते हैं विधानवाचक वाक्य? तो क्या कोई बच्चा बता सकता है क्या होते हैं विधानवाचक वाक्य? तो अगर आप सभी ने वाक्यों के बारे में पहले भी पढ़ा है तो जरूर इसके भेदों को भी आपने पहले जाना होगा, पहले आपने समझा होगा। तो इसके जो विधानवाचक वाक्य है ये क्या होते हैं? देखिए, कभी कभी वाक्य में क्या होता है कि क्रिया के सामान्य तौर पर करने या होने का कथन पाया जाता है। यानी कि क्रिया जो है वो सामान्य रूप से हो रही है, उसमें ना तो प्रश्न है, ना कोई आज्ञा है, ना कोई इच्छा है, ना कोई संदेह है, ना कोई विस्मय है, ना प्रश्न, कुछ भी चीज नहीं है। यानी कि जो भी क्रिया हो रही है वो सामान्य रूप से हो रही है। तो इसी तरह का वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, बिल्कुल सामान्य वाक्य में आपको कथन बोला गया हो। तो इसको पहले लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन। सामान्य कथन यानी कि कोई भी इसमें ना तो प्रश्न की, केवल एक वाक्य में आपसे बात की गई है, एक वाक्य में आपकी क्रिया को बताया गया है कि काम हो रहा है। केवल कोई भी यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई गई हैं। तो जहाँ पर सामान्य कथन होता है वहां उन्हें विधानवाचक कहा जाता है। उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे बहुत इजी एग्जाम्पल, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्रिया जो है हो रही है सामान्य रूप से, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। या और भी कोई शब्द, सोहन पढ़ रहा है। राम विद्यालय जाता है। क्रिया जो है आपकी सामान्य रूप से हो रही है। ये आपका जो कथन है इसमें क्रिया सामान्य रूप से हो रही है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, सोहन पढ़ रहा है, राम विद्यालय जाता है। कोई भी क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं है, कुछ भी यहाँ पर विशिष्ट रूप से नहीं बताया गया है या नहीं हो रहा है। तो इसे आपका कहेंगे विधानवाचक वाक्य। उसके बाद विधानवाचक वाक्य हमने जान लिया कि यहाँ पर क्रिया के होने का
सामान्य कथन हो, क्रिया के होने का जो कथन है वो बिल्कुल सामान्य हो, तो उसे विधानवाचक कहेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निषेधवाचक। निषेध वाचक। सबसे पहले निषेध का अर्थ जान लीजिए। निषेध का अर्थ होता है नहीं या न, नहीं शब्द का जहां पर प्रयोग किया जाता है। तो निषेधवाचक यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के न होने या न करने का भाव प्रकट हो रहा हो। किसी भी वाक्य में जब हम देखेंगे कि वहां पर या क्रिया नहीं हो रही है या नहीं की जा रही है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। तो इसको भी पहले परिभाषित करते हैं, उसके बाद इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जिन वाक्यों से क्रिया के न होने या न करने का भाव प्रकट हो। न होने या न करने का भाव प्रकट हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं या कहा जाता है। तो बिल्कुल जब हमने कहा कि यहाँ पर ऐसे वाक्य होंगे जिसमें हमें क्रिया के न होने का या न किए जाने का भाव प्रकट होता है, तो कैसे हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। तो इस तरह से हम नहीं वाले जितने भी वाक्य होंगे उन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। श्याम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। श्याम जो है वो प्रतिदिन यानी कि रोज विद्यालय नहीं जाता है। तो इस तरह से जहां पर आपको निषेधात्मक वाक्य दिखाई दें, यानी कि वाक्यों में निषेध प्रकट हो, वहां पर उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। जैसे मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते, श्याम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। तो निषेधात्मक वाक्य भी हमने पढ़ लिए हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का भाव प्रकट हो, उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है अगला वो है संदेहवाचक। नंबर 3 है संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होते हैं? संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्यों को हम लिखेंगे। संदेहवाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों में हमें
जब कभी ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, आप लोग आपस में ऐसी चीजें बोलते हैं जिसमें हमें संदेह हो, कोई शक हो, कोई किसी पे हमें विश्वास ना हो कि हाँ ये चीज पक्की है, ऐसा होना ही होना है, तो ऐसी चीज, ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। तो क्या होगा कि जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो, कि संदेह या संभावना का बोध हो कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। तो इसको लिखेंगे, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो किस तरह से होगा संदेहवाचक वाक्य का एग्जाम्पल? क्या हम एग्जाम्पल लेंगे जहां पर हमें संदेह हो या हमें एक संभावना प्रकट हम कर रहे हो कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि वह पास हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वह पास हो जाएगा। शायद आज वर्षा होगी। तो इस तरह के शब्द जहां पर संदेह प्रकट किया जाए या संभावना प्रकट की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वह पास हो जाएगा या शायद आज वर्षा होगी। तो इस तरह के वाक्यों को हम संदेहवाचक में एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट है वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा नंबर 4 है हमारा, इच्छावाचक इच्छावाचक में क्या होगा कि जिस वाक्य से हमें किसी वक्ता की, यानी कि जो वाक्य को बोल रहा है, वक्ता किसे कहते हैं? जो वाक्य को बोल रहा है। तो जिस वाक्य से हमें वक्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। यानी कि जो वक्ता है, जो वाक्य को बोल रहा है, उसकी इच्छा, उसकी कामना, उसकी आशा, उसकी आशीर्वाद आदि का जब हमें भाव उस वाक्य से पता चलेगा तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने वाक्य में वाक्य के भेदों के बारे में जाना। तो दो मुख्य बातें इसमें हमने जानी कि वाक्य के जो भेद हैं वो दो आधार पर किए गए हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो जब हम वाक्य को लिखते हैं, उसका किस तरह का मीनिंग निकल रहा है, किस तरह का उसका अर्थ निकल रहा है, उसके आधार पर हमने वाक्यों के यहाँ पर 8 भेद किए हैं। यानी कि जब हम वाक्य को बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उस टाइम पे वाक्य के जिस तरह के भाव निकलते हैं, जिस तरह का अर्थ निकलता है, उसे
हमने यहाँ पर 8 भागों में बांटा है और 8 तरह के भेद हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के बताए हैं। और उसके बाद हमने रचना के आधार पर पढ़ा, तो रचना के आधार पर भी हम वाक्यों के भेदों को पढ़ेंगे। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज जितना भी हमने पढ़ा है आप इसको घर पर रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो आगे हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको क्लियर तभी हो पाएंगी जब आप सारी चीजें साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें आप बाकी के एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स आप उसमें लिख सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।